हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे ट्रांजिस्टर आपका सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आज समझेंगे कि ट्रांजिस्टर किसको बोलते हैं, ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट पहले समझते हैं कि ट्रांजिस्टर किसको बोलते हैं। व्हेन इन बिटवीन टू थिक सेमीकंडक्टर, आपको बता चुके हैं कि सेमीकंडक्टर इज ए क्लास ऑफ मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर टू इंसुलेटर। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, अनदर इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। और आपको बताए थे कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर देयर आर टू टाइप्स, वन टाइप्स इज कॉल्ड पी टाइप एंड अनदर टाइप्स इज कॉल्ड एन टाइप। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब भी ट्रांजिस्टर का डिजाइनिंग करेंगे तो हमारा टू थिक सेमीकंडक्टर होगा, या तो आपका दो थिक में आपका या तो एन आ सकता है या तो पी आ सकता है। उसके बीच में एक थिन सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और इससे जो एक अरेंजमेंट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टर बोलेंगे। और ये ईटीजे क्या होता है, बाई जंक्शन डिवाइस होता है। ये कैसा डिवाइस है? बाई जंक्शन डिवाइस है। चलो, ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन कंप्लीट हो रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, दो थिक सेमीकंडक्टर के बीच में एक थिन सेमीकंडक्टर को फ्यूज करेंगे और उससे जो अरेंजमेंट बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टर बोलेंगे। और ट्रांजिस्टर आपका बाई जंक्शन डिवाइस है। इसमें कितने जंक्शन होते हैं? बाई मतलब दो। ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं, इसीलिए ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई जंक्शन डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं स्टूडेंट। एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ट्रांजिस्टर बेसिकली कितने तरह के होते हैं, तो आपको बोलना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, वन इज कॉल्ड पीएनपी, अनदर वन इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब यहां पर समझेंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का आपका डिजाइनिंग कैसे होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर दो पी है और उसके बीच में एक एन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो थिक सेमीकंडक्टर के बीच में एक थिन सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो देखो यहां पर दो जो थिक सेमीकंडक्टर होगा वो P होगा और एक आपका थिन सेमीकंडक्टर जो होगा वो N होगा। उसके मिडिल में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। उसी से जो आपका अरेंजमेंट बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, PNP ट्रांजिस्टर बोलेंगे। जो यहां पर डिफिनेशन था उसी को देखो यहां पर समझ में और बेहतर आएगा। व्हेन इन बिटवीन टू थिक, क्या दो थिक, किसको, दो थिक P टाइप सेमीकंडक्टर, ए थिन N टाइप सेमीकंडक्टर इज फ्यूज्ड, देन द ट्रांजिस्टर सो फॉर्म्ड इज नोन एज PNP ट्रांजिस्टर। यदि हम लोग क्या करेंगे, दो हम लोग थिक सेमीकंडक्टर लेंगे। अब देखो दो थिक में कौन आएगा आपका, यहां पर आपका P है तो यहां पर आपका क्या होगा, P होगा। और दो थिक सेमीकंडक्टर के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक थिन सेमीकंडक्टर को क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे और इससे जो अरेंजमेंट बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, हम लोग PNP ट्रांजिस्टर बोलेंगे। इसमें आपका कितने आपके रीजन होते हैं, तो 3 रीजन होते हैं। इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इमीटर बोलेंगे। इस रीजन को, मिडिल वाले को बेस बोलेंगे और इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टर बोलेंगे। तो यही आपका क्या होगा, PNP ट्रांजिस्टर होगा। तो हम लोग दो थिक, देखो ये दो लेयर क्या है आपका, थिक है, उसमें से एक थिन लेयर को क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और दो थिक आपका P है और उसमें एक N थिक डाल रहे हैं, थिन डाल रहे हैं, और इससे जो अरेंजमेंट बन रहा है उसी को क्या बोलेंगे, PNP ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो चीजों को समझो कि PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है। अब देखो सिंबल को कैसे याद रखोगे, अब देखो सिंबल को कैसे याद रखना है। एक आपको ऐसे लाइन खींचना है। ठीक है, लाइन खींचने के बाद आपको एक लाइन ऐसे खींचना है, यहां से लाइन को कनेक्टेड करना है, यहां पर एक लाइन खींचना है। ठीक है, और यहां पर एक लाइन खींचना है और यहां पर एक लाइन खींचना है। ठीक है, इस तरह करके एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब डायग्राम बनाने के बाद यहां पर आपका कितने टर्मिनल से, इमीटर, बेस और क्या, कलेक्टर है। तो मिडिल वाले को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। मिडिल वाले टर्मिनल को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, कलेक्टर, और नीचे वाले टर्मिनल को क्या बोलेंगे, इमीटर बोलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मिडिल वाले को बेस बोलेंगे, ऊपर वाला को कलेक्टर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इमीटर बोलेंगे। ठीक है, अब हम एरो को डायरेक्शन इसको अंदर की तरफ डालेंगे। ठीक है, अब जब एरो को अंदर की तरफ देंगे, अब देखो चीजों को समझो, तो ये जो अरेंजमेंट बनेगा वही आपका क्या होगा, PNP होगा। कैसे, समझो बात। अब देखो ये आपका जस्ट लाइक दैट एक डायोड समझो। अब डायोड में आपका करंट जो होता है एनोड टू क्या होता है, कैथोड की तरफ फ्लो करता है।
इसको P बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे N बोलेंगे। करंट आपका P2 क्या होता है N फॉलो करता है। इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन आपका ऑलवेज क्या होगा P2N होगा। यहां पर डायरेक्शन आपका इस वे है, इसका मतलब ये यदि P होगा तो ये आपका क्या होगा N होगा। अब देखो ये यदि P है तो ये आपका क्या होगा P होगा। सिंपल आपको याद रखना है। तो यही अरेंजमेंट आपका क्या होगा PNP ट्रांजिस्टर का क्या हो जाएगा सिंबल हो जाएगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है तो आपको बोलना है कि PNP ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होगा वो आपका इस तरह का अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल बोलेंगे। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब चीजों को समझो कि NPN ट्रांजिस्टर किसको बोलेंगे। तो दो आपका क्या होगा थिक लेयर होगा, मोटा लेयर होगा, उसमें से एक थिन लेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें से देखो इसमें दो जो आपका थिक लेयर हो रहा था वो P हो रहा था, बट NPN में क्या होगा दो जो थिक लेयर होगा वो आपका N होगा और एक जो थिन लेयर होगा वो आपका P होगा। इसी अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे NPN ट्रांजिस्टर बोलेंगे। इसमें इस रीजन को इमीटर, इसको बेस और इसको क्या बोलेंगे कलेक्टर बोलेंगे। बेस आपका सबसे पतला होगा, उसके बाद इमीटर उससे थोड़ा चौड़ा होगा और कलेक्टर सबसे ज्यादा चौड़ा होगा। ये आपको याद रखना। इसका मतलब NPN ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट ये हो गया। अब बोलोगे कि सर इसका सिंबल क्या होता है, तो सिंबल को कैसे लिखोगे, इसी तरह का डायग्राम बनाएंगे। एक लाइन ऐसे खींचेंगे। अब देखो एक लाइन ऐसे खींच के इसको कनेक्टेड करेंगे और यहां से एक लाइन को बाहर निकालेंगे और इसको कनेक्टेड करेंगे और ये वाला कनेक्शन करेंगे। देखो ये वाला हो गया, बट एरो यहां पर अंदर की तरफ था, बट यहां पर एरो जो होगा वो आपका क्या होगा बाहर की तरफ होगा। इसका मतलब ये आपका एरो क्या हो जाएगा बाहर की तरफ हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कलेक्टर बोलते हैं, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं इमीटर बोलते हैं। करंट जो होता है वो आपका P2N की ओर फॉलो करता है। डायरेक्शन ऐसे है तो ये यदि P होगा तो ये आपका क्या होगा N होगा, और यदि ये N है तो ये भी क्या होगा N होगा। और ये अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे NPN ट्रांजिस्टर बोलेंगे। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे NPN ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ये आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इस अरेंजमेंट को बोलेंगे NPN ट्रांजिस्टर बोलेंगे। इसका मतलब है PNP ट्रांजिस्टर में एरो आपका अंदर की तरफ होगा, NPN ट्रांजिस्टर में एरो आपका बाहर की तरफ होगा। इसको हम लोग NPN ट्रांजिस्टर बोलेंगे, इसको हम लोग PNP ट्रांजिस्टर बोलेंगे। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होगा, एक बेस होगा, एक कलेक्टर होगा, एक क्या होगा इमीटर होगा। इसको आपको याद रखना है। इसका मतलब आपसे यदि पूछे एग्जाम में कि PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है तो इस सिंबल को आपको क्या करना है याद रखना है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होगा तो इस सिंबल को आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह करके ही लिखना है। अब देखो देयर आर 3 मेन रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में आपका कितने रीजन होते हैं, 3 रीजन होते हैं। एक होता है इमीटर, एक होता है आपका बेस और एक आपका क्या होता है कलेक्टर। चलो अब समझते हैं कि इमीटर रीजन में क्या होता है। अब देखो द रीजन फ्रॉम व्हिच होल और इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। अब इस रीजन से होल और इलेक्ट्रॉन क्या होता है इमिटेड होता है, इसीलिए इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं इमिटर बोलते हैं। आपको समझना है यदि n टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन इमिटेड होगा, और यदि यहां पर p टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर होगा तो होल्स आर क्या होगा इमिटेड होगा। इसका मतलब है इमिटर रीजन से इलेक्ट्रॉन या होल का क्या होगा इमिशन होगा। ये आपको याद रखना है। द रीजन फॉर व्हिच होल और इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इट इज ऑफ मॉडरेट साइज। इसका साइज जो होता है इमीटर साइड का जो साइज होता है वो मॉडरेट होता है, मिडिल टाइप का होता है। देखो सबसे साइज इसका ज्यादा है, ये मॉडरेट है, और सबसे कम क्या है ये है। इसका मतलब है इमीटर साइज जो होगा वो मॉडरेट होगा। ये आपको याद रखना। एग्जाम में पूछेगा कि इमीटर का साइज कैसा होता है तो आपको बोलना मॉडरेट होता है। साइज क्या होगा मॉडरेट होगा, मिडिल होगा, इस दोनों की तुलना में मिडिल में जाएगा। अब देखो इसका जो डोपिंग होता है इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होता है इमिटेड होता है इमिटर रीजन से, जिसके कारण इसमें डोपिंग क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होता है तो आपको बोलना है इमिटर में सबसे ज्यादा डोपिंग होता है, क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है यहां पर इमिशन होता है, और इमिशन करने के लिए इस रीजन को डोपिंग क्या करना पड़ता है सबसे ज्यादा करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इमिटर साइड में डोपिंग बहुत ज्यादा करते हैं। यह चीज आपको याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस रीजन में सबसे ज्यादा डोपिंग होता है तो आपको बोला इमिटर रीजन में सबसे ज्यादा डोपिंग होता है। यह चीज याद रखना है। और मॉडरेट साइज किसका होता है इमिटर का होता है। अब चलो बेस में समझते हैं। मिडिल रीजन को क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। आपको सीधी भाषा में बोलना है
कि आपका जो मिडिल रीजन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बेस का जो आपका एरिया होता है वो आपका क्या होता है, थीन होता है, पतला होता है। और डोपिंग भी क्या होता है, सबसे कम होता है, लेस डोपिंग होता है। इसका मतलब है बेस को याद रखना सबसे इजी है। बेस आपका मिडिल रीजन में पाया जाता है। इट इज वेरी थिन, ये बहुत पतला लेयर है। और इसमें जो डोपिंग होता है बहुत ही लाइटली होता है, बहुत कम मात्रा में डोपिंग होता है। किसमें, बेस में। सबसे ज्यादा डोपिंग इमीटर में होता है और सबसे कम डोपिंग आपका बेस में होता है। ये चीज आपको याद रखना है। वही चीज आपका यहां पर लिखे हैं आपको डिफिनेशन में। कलेक्टर देखो, द रीजन विच कलेक्ट द होल एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन और होल का इमिशन करता है, इमिट करता है। और ये आपका होल और ये आपका इलेक्ट्रॉन का जो आपका इमिटेड करेगा, वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कौन करेगा, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। इसका मतलब जो इमीटर आपका इलेक्ट्रॉन और होल का इमिटेड करेगा, उस इलेक्ट्रॉन और होल को जो कलेक्ट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टर बोलेंगे। इसका मतलब है कलेक्टर में होल और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कलेक्शन होता है। इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर रीजन बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखो एरिया वाइज में कलेक्टर का जो एरिया होता है सबसे ज्यादा होता है। तो आपसे पूछना है कि साइज वाइज कलेक्टर ज्यादा क्यों होता है, तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल का क्या होता है, आपका कलेक्शन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन और होल का कलेक्शन होगा तो एरिया ज्यादा नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन होल में कोलिजन होने के कारण ये लेयर में हीट जनरेट हो सकता है। उस हीट को डिसिपेटेड करने के लिए हम लोग एरिया को क्या करते हैं, ज्यादा रखते हैं, जिससे आपका हीट का क्या हो, रिलीज हो सके। कोलिजन के दौरान जो हीट उत्पन्न होता है वह हीट का क्या हो सके, रिलीज हो सके। इसीलिए हम लोग कलेक्टर को एरिया वाइज हम लोग ज्यादा रखते हैं। यह चीज आपको याद रखना है। तो कलेक्टर का एरिया क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। और आपका इसमें जो डोपिंग होता है मॉडरेट डोपिंग होता है। सबसे ज्यादा डोपिंग इमीटर में होता है, सबसे कम डोपिंग बेस में होता है, और सबसे मॉडरेट डोपिंग जो होता है वो आपका क्या होता है, कलेक्टर में होता है। इसका मतलब डोपिंग वाइज यदि पूछे तो आपका इमीटर में सबसे ज्यादा डोपिंग होगा। तो आपको यह सीक्वेंस याद रखना है कि डोपिंग वाइज में सबसे ज्यादा डोपिंग किसका होता है। तो यह चीज को आपको याद रखना जो यहां चीज लिख रहे हैं। डी का मतलब डोपिंग, इमीटर का डोपिंग सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद बी मतलब डोपिंग, उसके बाद कलेक्टर का होता है। डी मतलब डोपिंग, उसके बाद क्या होता है, बेस का होता है। तो डोपिंग सबसे ज्यादा इमीटर का, उसके बाद कलेक्टर का, उसके बाद क्या होता है, बेस का होता है। एरिया वाइज देखिएगा तो ए का मतलब एरिया, एरिया सबसे ज्यादा कलेक्टर का होता है। उसके बाद एरिया किसका होता है, इमीटर का होता है। उसके बाद एरिया किसका होता है, बेस का होता है। इसका मतलब डोपिंग सबसे ज्यादा जो होगा इमीटर का होगा, और एरिया सबसे ज्यादा क्या होगा, कलेक्टर का होगा। डोपिंग सबसे कम आपका बेस का होगा, एरिया सबसे कम क्या होगा, बेस का होगा। और डोपिंग आपका मॉडरेट जो होगा वो कलेक्टर का होगा। एरिया जो मॉडरेट होगा वो क्या होगा, इमीटर का होगा। इस डायग्राम को याद रखना है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां तक आपका क्लियर हो चुका है। अब चलो आगे का पॉइंट को देखते हैं। ट्रांजिस्टर आपको बता दिए, दो थिक लेयर के बीच में एक थिन लेयर को फ्यूज करते हैं, उसी से जो अरेंजमेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन। पीएनपी को बता चुके हैं, पीएनपी का सिंबल बता चुके हैं, एनपीएन का डिफिनेशन बता चुके हैं, सिंबल बता चुके हैं। देयर आर थ्री मेन रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का तीन रीजन होता है, तीनों रीजन को बता दिए। इमीटर रीजन होता है, बेस रीजन होता है, कलेक्टर रीजन होता है। ये चीज आपको पता रहना। अब देखो यहां पर देखो, ट्रांजिस्टर इज ए बाइजंक्शन डिवाइस। अब देखो दो सेमीकंडक्टर को जब मिलाएंगे तो एक जंक्शन बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जंक्शन बोलते हैं। देखो यहां पी और एन को मिलाए तो यहां पर एक क्या बना, जंक्शन बना। ये आपका क्या, एक जंक्शन है। ये दोनों को मिला है तो यहां पर क्या बना, एक जंक्शन बना। तो ये आपका एक जंक्शन हो गया। पी और एन सेमीकंडक्टर को मिला, एक जंक्शन बन गया। और एन और पी को मिला है तो क्या हो गया, एक जंक्शन बन गया। इसका मतलब है ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, तो आपको बोला दो जंक्शन होते हैं। इसको यदि J1 बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, J2 बोलेंगे। इसका मतलब है कि जब दो ट्रांजिस्टर को दो सेमीकंडक्टर को आपस में मिलाएंगे तो एक जंक्शन बनेगा। तो ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को आपस में मिला रहे तो एक जंक्शन का निर्माण हो रहा है। इस जंक्शन को J1 जंक्शन का नाम दिए हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला रहे थे, यहां पर दो जंक्शन बन रहा। इसका मतलब ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन बनते हैं, दो जंक्शन बनते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है बाई जंक्शन डिवाइस। इसी का नाम पड़ा है बाई जंक्शन डिवाइस, क्योंकि ट्रांजिस्टर में
3 रीजन्स, 3 टर्मिनल्स होते हैं इमीटर बेस कलेक्टर, और जंक्शन कितना होते हैं, 2 होते हैं, J1 और J2 जंक्शन आपको याद रखना है। ये चीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है कि ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, तब बोलना है ट्रांजिस्टर में आपका 2 जंक्शन होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने रीजन, कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो आपको बोलना 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है बेस, इमीटर और क्या होता है कलेक्टर। ये चीज आपको याद करके ही रखना है। चलो आगे का पॉइंट को देखते हैं, आगे का पॉइंट को क्लियर करते हैं। यहां आपका बेसिक चीज बता दिए। अब देखो इसके बाद बताएंगे कि ट्रांजिस्टर में कितने कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो आपको लिखना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इन ट्रांजिस्टर, तो आपको बोलना है 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। लिखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर में कितने टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो आपको बोलना है 3 टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कौन कौन होता है अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला लिखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा लिखो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और क्या होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका जो कॉमन रहेगा वो टर्मिनल आपका क्या होगा, ग्राउंड होगा। तो बेस क्या होगा, बेस टर्मिनल्स और ग्राउंड, बेस टर्मिनल्स आर ग्राउंड। बेस टर्मिनल को हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे, ठीक है। और हम लोग इनपुट में हम लोग इमीटर टर्मिनल को रखेंगे। इनपुट होगा आपका इमीटर और आउटपुट क्या होगा आपका कलेक्टर। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, इतना याद रखोगे। अब देखो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस टर्मिनल ग्राउंड होगा, इनपुट में आपका इमीटर टर्मिनल होगा और आउटपुट में क्या होगा, कलेक्टर टर्मिनल्स होगा, ठीक है। चलो इमीटर होगा और आउटपुट में क्या होगा आपका कलेक्टर होगा। जब भी हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का डिजाइन करेंगे तो यहां पर करंट गेन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज का गेन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग गेन का फॉर्मूला को आना चाहिए। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बाय क्या होता है, इनपुट होता है। किसी भी चीज का गेन निकालेंगे, किसी भी चीज का गेन निकालेंगे तो आउटपुट बाय क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जो निकाल रहे हैं हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से करंट गेन फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, करंट गेन फाइंड आउट करेंगे। तो करंट गेन क्या होगा, करंट गेन फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो करंट गेन को इस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग अल्फा से सूचित करेंगे, और अल्फा जो होगा वो आउटपुट बाय इनपुट होगा। बट करंट गेन है तो आउटपुट करंट बाय क्या होगा, इनपुट करंट होगा। तो आउटपुट करंट बाय क्या होगा बताओ तो, इनपुट करंट होगा। गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, बट करंट है तो आउटपुट करंट डिवाइडिंग बाय क्या होगा, इनपुट करंट होगा। अब देखो इनपुट में हम लोग क्या रखेंगे, इमीटर, और आउटपुट में क्या रखेंगे, कलेक्टर। तो आपका इनपुट में आपका क्या हो जाएगा, इमीटर करंट हो जाएगा। तो इमीटर करंट को IE से सूचित करेंगे, और आउटपुट में क्या होगा, देखो कलेक्टर होगा, तो IC से सूचित करेंगे कलेक्टर को। इसका मतलब है कि आपसे पूछेगा कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस टर्मिनल आपका ग्राउंड होगा, इनपुट में आपका इमीटर करंट होगा, आउटपुट में आपका क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। समझ में आ रहा बात क्या बोलना चाह रहे हैं। और करंट गेन इज इक्वल टू आउटपुट करंट डिवाइडिंग बाय इनपुट करंट होता, तो IC बाई क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। तो इनपुट में क्या होगा, आपका इमीटर करंट होगा, इनपुट में आपका क्या हो जाएगा, इमीटर करंट हो जाएगा, और आउटपुट में आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टर करंट हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और आपका करंट गेन फाइंड आउट करना होगा, तो आउटपुट करंट डिवाइडिंग बाय इनपुट करंट। इनपुट में आपका इमीटर करंट है तो इमीटर करंट को नीचे लिखेंगे, और आउटपुट करंट में आपका कलेक्टर करंट है तो IC को ऊपर लिखेंगे, और इसको सूचित करेंगे अल्फा से। तो अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा IC बटा I, और IC को पूछेंगे तो बोलना है कि कलेक्टर करंट होगा, और I का मतलब क्या होगा, इमीटर करंट होगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब चीजों को समझो, यहां पर और क्लियर होगा। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस था तो बेस को, टर्मिनल को हम लोग क्या किए थे, ग्राउंड किए थे। अब देखो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपका इमीटर टर्मिनल क्या होगा, ग्राउंड होगा। इसका मतलब यहां पर क्या करेंगे, इमीटर को क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। इमीटर टर्मिनल्स आर क्या होगा, ग्राउंड होगा। इमीटर टर्मिनल सर क्या होगा, ग्राउंड होगा। अब देखो इमीटर टर्मिनल्स ग्राउंड हो जाएगा, बट कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपका इनपुट करंट क्या रखोगे, इनपुट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बेस करंट होगा, याद रखना है। और आउटपुट में जो होगा वो आपका क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। आउटपुट में क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा, याद रखना है, ठीक है। क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा, ठीक है। तो आपको यदि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को फाइंड आउट करना है, तो आप बताओ करंट गेन क्या होगा। तो आप लिखोगे करंट गेन क्या होगा, आपका करंट गेन इज इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट करंट बाई क्या होगा बताओ तो, इनपुट करंट होगा। अब देखो आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर करंट है, तो कलेक्टर करंट को ऊपर रखेंगे। और इनपुट करंट क्या, बेस करंट है, तो I का मतलब करंट और B का मतलब बेस। और करंट गेन को इसको, इस कॉन्फ़िगरेशन को बीटा से सूचित करेंगे, ठीक है। जैसे इसको अल्फा से सूचित किया था, इसको बीटा से सूचित करेंगे। इसका मतलब बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, याद रखोगे, IC बटा क्या हो जाएगा, आपका IB हो जाएगा। इसका मतलब कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाई क्या होगा, बेस करंट होगा। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बीटा बोलेंगे। यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो बोलना है कि कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाई क्या होता है, बेस करंट होता है, ठीक है। और यदि आपसे आप पूछे कि अल्फा का वैल्यू क्या होता है, तो आपको बोलना है कि कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाई क्या होता है, इमीटर करंट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। ये भी चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। यदि एग्जाम में पूछे कि अल्फा किस किस करंट का रेशियो है, तो आपको बोलना है कलेक्टर करंट डिवाइडिंग बाय द इमीटर करंट का जो रेशियो होगा उसको अल्फा बोलेंगे। और बीटा किसको बोलेंगे, कलेक्टर करंट और बेस करंट का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। चलो अब इस पॉइंट को देखते हैं। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में आपका कलेक्टर जो होगा वो टर्मिनल क्या होगा, ग्राउंड होगा। कलेक्टर टर्मिनल्स आर क्या होगा, ग्राउंड होगा, ठीक है। अब देखो जब कलेक्टर को ग्राउंड कर दिया तो इस पे इनपुट कौन होगा और आउटपुट कौन होगा, इस पॉइंट पर बात करना है। इनपुट और क्या होगा, आउटपुट। तो आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, इमीटर करंट होगा आउटपुट इसमें। और इनपुट जो होगा वो आपका क्या होगा, बेस करंट होगा। क्योंकि कलेक्टर को ग्राउंड कर दिए तो कलेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे इमीटर को ग्राउंड कर दिए तो इमीटर नहीं होगा, इसमें एक बेस होगा एक कलेक्टर होगा।
कलेक्टर को ग्राउंड कर देते, कलेक्टर नहीं होगा, इनपुट में बेस करंट होगा, आउटपुट में क्या होगा, इमीटर करंट होगा। तो यदि इसको हम लोग बोलेंगे करंट गेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो करंट गेन का जो फॉर्मूला होगा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, इस करंट गेन को हम लोग गामा से सूचित करेंगे, और गामा इज इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट करंट, और डिवाइडिंग बाय क्या होगा बताओ तो, इनपुट करंट होगा। तो आपसे पूछेगा कि गामा का वैल्यू क्या होता है, तो बोलना है कि आउटपुट करंट डिवाइडिंग बाय इनपुट करंट, और आउटपुट में आपका इमीटर करंट होगा, तो ऊपर में लिखेंगे इमीटर करंट तो लिखेंगे आई, और नीचे में आपका आउटपुट इनपुट करंट होगा, और इनपुट करंट आपका क्या होगा, बेस होगा, इसका मतलब आई भी लिखेंगे। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गामा, तो आपको बोलना है कि गामा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, इमीटर करंट डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा, बेस करंट हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गामा, तो आपको बोलना है कि द इमीटर करंट एंड बेस करंट रेशियो इज नोन एज द, क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। इसका मतलब गामा क्या होगा, इमीटर करंट और बेस करंट का जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे। इसका मतलब है कि आपका गामा कहां से आएगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से आएगा, बीटा आपका कहां से आएगा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से आएगा, अल्फा आपका कहां से आएगा, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। आपको ये चीज को क्या करना है, याद रखना है। चलो अब आगे का पॉइंट को देखते हैं। जैसे जैसे आपको लिखा रहे हैं आप प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। अब चीजों को समझो, आगे का चीज को समझना है। अब देखो, अब चीज़ों को समझो। एक सिंबल बना रहे, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर का सिंबल बना रहे, उसमें आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मान लें कि ये ट्रांजिस्टर का क्या सिंबल है, एरो को बाहर की तरफ दिए हैं, ये आपका कलेक्टर टर्मिनल होता है, अभी आपको बताएं, ये आपका बेस होता है, और ये आपका क्या होता है बताओ तो, ये टर्मिनल जो होगा इमीटर होगा, ठीक है। चलो ये ट्रांजिस्टर क्या होगा, करंट ऐसे है तो ये P होगा, ये आपका N होगा, यदि ये N है तो ऊपर वाला क्या होगा, N होगा। ये जो ट्रांजिस्टर का सिंबल है वो आपका क्या है, NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल है। अब चीज़ों को समझो, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा, ठीक है। यदि बेस टर्मिनल से जो करंट पास करेगा उसको क्या बोलेंगे, बेस करंट बोलेंगे। कलेक्टर से जो करंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टर करंट बोलेंगे। और इमीटर से जो पास करेगा उसको क्या बोलेंगे, इमीटर करंट बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से समझने का कोशिश करो, इधर से आपका कलेक्टर करंट, इधर से आपका बेस करंट, इधर से आपका इमीटर करंट। तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये बेस इधर से जा रहा है, कलेक्टर इधर से जा रहा है, तो इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, बेस करंट प्लस क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। ये आपको याद रखना है, ये रिलेशन को आपको क्या करना है, याद रखना है कि इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होगा, बेस करंट प्लस क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। कैसे टेक्निकली आपको समझा चुके हैं, आपको याद कैसे रखना है, जैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको B और C और E लिखना है, ठीक है। कहा कि B के बाद C आता है, C के बाद E आता है तो आपको बोलना है B प्लस C को ऐड करेंगे तभी जाके क्या मिलेगा, E मिलेगा, और यहां पर क्या लगाना, I लगा देना, IB IC और क्या होगा, IE होगा। इसका मतलब बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इज इक्वल टू क्या होगा, इमीटर करंट होगा। ये आपका टेक्निक से आपको क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है। अब चीजों को समझो कि इमीटर, ये आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट। तो आपको बोलना है इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होगा, बेस करंट प्लस क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा। यहां से दो करंट आपके पास अवेलेबल रहेगा, तीसरा करंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीसरे करंट का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दो आपके पास गिवन है, तीसरा को फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो चलो इस पॉइंट को भी आपको बता दिए। अब आपको लिखना है कि रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ये अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन को भी फाइंड आउट करना है। कि आपको रिलेशन कैसे पता चले, कि आपको एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, इसका मतलब आपको लिखना है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा।
रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा में क्या रिलेशन है, इस चीज को आपको बताएंगे। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो चलो अल्फा बीटा और गामा में आपको रिलेशन बताते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन निकालने से पहले हमको इस करंट का इक्वेशन को लिखना होगा, क्योंकि आपको पता है इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बेस करंट प्लस क्या होता है, कलेक्टर करंट होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो चलो इस इक्वेशन को लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो आपका ये आपका इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या है, आपका बेस करंट प्लस क्या है, आपका कलेक्टर करंट है। इसको नोट करो, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 है। अब आपको क्या करना है, ये आपका इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को डिवाइडिंग करना है बोथ साइड, किससे, कलेक्टर करंट से। तो यहां पर लिखो बोथ साइड डिवाइडिंग, बोथ साइड डिवाइडिंग आईसी। हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन 1 को बोथ साइड डिवाइडिंग कर रहे हैं आईसी से, ठीक है। तो क्या होगा उस चीज को हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। यदि हम लोग बोथ साइड इसको डिवाइड करेंगे किससे, आईसी से, तो आपका क्या इक्वेशन निकलेगा उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अब देखो यदि बोथ साइड आईसी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बताओ तो, यहां पर आई बटा क्या हो जाएगा, आपका आईसी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आईबी बटा क्या हो जाएगा, आईसी हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आईसी बटा आईसी हो जाएगा, क्योंकि बोथ साइड आपको डिवाइड करना आईसी से, ठीक है। अब देखो यदि बोथ साइड डिवाइड कर दी आईसी से, तो ये आपका आई बटा क्या, आईसी है। अब देखो आई बटा आईसी क्या है, देखो आईसी बटा आई यदि अल्फा है तो आई बटा आईसी क्या होगा, 1 बटा अल्फा होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है बताओ तो, 1 बाई अल्फा हो सकता है। अब देखो बीटा का वैल्यू आईसी बटा आईबी है, तो 1 बाई बीटा इज इक्वल टू आईबी बटा क्या होगा, आईसी होगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बटा बीटा हो जाएगा। और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहां से एक रिलेशन फाइंड आउट होगा, उस रिलेशन को आपको रिटर्न करना है, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं, क्या हुआ मिला, 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस क्या मिला, आपका 1 मिला। इसका मतलब इस 1 को यदि इधर लाएंगे तो 1 बाई अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई बीटा हो गया। इस इक्वेशन को यदि सॉल्विंग करेंगे तो 1 माइनस अल्फा डिवाइडिंग बाय अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई बीटा हो जाएगा। यदि इसको बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बताओ तो, ये अल्फा उधर चल जाएगा तो अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो ये आपका बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है, ये आपको मिल गया, ठीक है। बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है, ये आपको मिल गया, ठीक है। यदि आपसे भी पूछे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो आपको ये चीज आपको याद रखना है कि बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस अल्फा होगा, ठीक है। चलो इसी इक्वेशन से एक इक्वेशन और निकालते हैं, 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या मिला है, 1 बाई बीटा प्लस 1 मिला है, यस या नो। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पर अल्फा रखते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्विंग करते हैं तो बीटा हो जाएगा, ये आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इसको पलटी मारेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये दोनों रिलेशन को याद रखना है। बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस अल्फा होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस क्या होगा, बीटा होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। कोई भी इक्वेशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चीज आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलो अब देखो अल्फा और बीटा में रिलेशन आ चुका है। चलो अब आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अनदर रिलेशन आपका फाइंड आउट करना है, ठीक है। अनदर रिलेशन को भी फाइंड आउट करना है। अब देखो अनदर रिलेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अब देखो अब इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बोथ साइड आईबी से डिवाइड कर देने, क्या कर रहे हैं, आईबी से डिवाइड कर रहे हैं। अब यदि आईबी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा उस चीज को समझने का कोशिश करो। तो बताओ तो ये क्या है, इमीटर इज इक्वल टू क्या है बताओ तो, बेस प्लस क्या बताए थे अभी, कलेक्टर बताए थे। और बेस से आपको बोथ साइड डिवाइड करना है तो आपको बेस से डिवाइड करो, बेस से डिवाइड करते हैं क्या होता है देखते हैं। बेस से हमने क्या किया, बोथ साइड डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि जब आपने बेस से सबको डिवाइड कर लिया तो आई बटा आईबी का वैल्यू क्या होगा। तो देखो आई बटा आईबी का वैल्यू क्या होगा, गामा होगा। इसका मतलब इसके जगह पर हम लोग गामा रख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। और आईसी बटा आईबी का वैल्यू क्या होगा, तो आईसी बटा आईबी का जो वैल्यू होगा वो बीटा होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बीटा लिखेंगे। इसका मतलब आपका एक रिलेशन और निकल गया कि गामा और बीटा में क्या रिलेशन है, गामा और बीटा में क्या रिलेशन है। तो आपसे पूछेगा कि गामा और बीटा में क्या रिलेशन था, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होगा, बीटा होगा। चलो आगे का कॉन्सेप्ट को और समझते हैं।
अब देखो अब क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड। एक बार हम लोग किससे, आईसी से डिवाइड किए, इसमें आईबी से डिवाइड किए, अब हम लोग आईई से डिवाइड कर रहे हैं, तीनों पैरामीटर से डिवाइड कर रहे हैं और क्या हो रहा देख रहे हैं। आपका इक्वेशन 1 क्या है, इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या, बेस करंट प्लस क्या, कलेक्टर करंट है। इमीटर करंट से बोथ साइड डिवाइड करना है तो चलो डिवाइड करो, इमीटर से डिवाइड कर दिया, इमीटर से डिवाइड कर दिया, इमीटर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बताओ ये डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब बताओ, आपको बताए थे कि आईबी बटा आई क्या होगा, गामा इज इक्वल टू आई बटा आई भी होता है, तो आईबी बटा आई क्या होगा, 1 बटा गामा होगा, यस या नो, चलो प्लस क्या हो जाएगा, और आईसी बटा आई अभी बताएं क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक है। तो यहां से आपका एक रिलेशन निकल जाएगा, ये अल्फा को इधर लाएंगे तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 माइनस क्या होगा, अल्फा होगा। इसका मतलब यहां से एक रिलेशन आ रहा है, गामा इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस अल्फा, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडिंग बाई 1 प्लस बीटा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा। इस इक्वेशन को याद रखना है, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब चलो इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं तो आपका और एक इक्वेशन निकल जाएगा, उस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो चीजों को समझो, यहां पर देखो गामा इज इक्वल टू क्या है बताओ तो, 1 बाई 1 माइनस क्या है, अल्फा है। अब देखो यहां पर देखो इस इक्वेशन को थोड़ा समझो, इस इक्वेशन को यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग यदि थोड़ा मॉडिफाइड करना चाहेंगे तो बीटा इज इक्वल टू क्या है, देखो तो अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा है, तो बीटा बाई अल्फा यदि इधर करेंगे तो 1 बाई 1 माइनस क्या होगा, अल्फा होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 बाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई क्या होगा, अल्फा होगा। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जगह बीटा बाई क्या लिख सकते हैं, अल्फा। तो हम लोग लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू गामा, और ये गुना करेंगे तो गामा इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन आ गया आपका, अल्फा और बीटा और गामा में क्या रिलेशन है। इसका मतलब सभी रिलेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। बीटा और अल्फा में ये रिलेशन है, अल्फा और बीटा में ये भी रिलेशन है, गामा और बीटा में ये रिलेशन है, अल्फा और गामा में ये रिलेशन है, और अल्फा बीटा और गामा तीनों में एक रिलेशन ये है, ठीक है। ये सभी रिलेशन को आपको क्या करना है, याद रखना। आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो अब एक पॉइंट पे बात करते हैं, ये रिलेशन तो आपको पता चल गया। अब देखो आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये रिलेशन आपको याद रखना, ठीक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन देगा द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.98, ठीक है। फाइंड बीटा एंड गामा। द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा एंड गामा। तो बीटा और गामा का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे यदि प्रॉब्लम आपका इस तरह दे दिया, ठीक है। तो चलो अल्फा का वैल्यू आपके पास एग्जाम में कितना है, 0.98 है। आपको बीटा का वैल्यू निकालना है। चलो बीटा के साथ अल्फा का क्या रिलेशन है उसको सब समझते हैं। बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या है 0.98 है, और यहां पर क्या होगा 1 माइनस 0. क्या होगा 98 होगा। इसको माइनस करेंगे तो 0.98, और इसको यदि माइनस करेंगे 1 से माइनस करेंगे 0.98 को, तो आप बताओ मेरे को 0.02 होगा, यस या नो। अब देखो इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आप बताओ यहां पर क्या होगा 98 बाई क्या होगा 2 होगा, यस या नो। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका अल्फा का वैल्यू दिया गया था 0.98, बीटा का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया तो कितना मिला 49 मिला। इसका मतलब है कि अल्फा आपका है 0.98, तो बीटा आपका कितना फाइंड आउट हो रहा है, आपका 49 हो रहा है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बीटा का वैल्यू निकल गया। गामा का वैल्यू यदि निकालना है तो गामा और बीटा में एक रिलेशन है कि गामा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है बीटा होता है। इसका मतलब है यहां पर समझो कि 1 प्लस बीटा, और बीटा का वैल्यू क्या 49 निकला है, तो इसका मतलब गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से यदि आपका एक वैल्यू दिया गया है और अनदर 2 वैल्यू निकालने के लिए बोले तो आप रिलेशन यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप आराम से निकाल सकते हो, बशर्ते आपको रिलेशन का कंडीशन पता रहना चाहिए क्या क्या रिलेशन है, ठीक है। अब चलो रही मुद्दा कि आपको देखो, आप चीजों को समझो कि अल्फा बीटा और गामा में सबसे बड़ा कौन है। अब देखो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, यहां से देखो कि अल्फा यहां पर क्या हो रहा है 1 से माइनस हो रहा, तो अल्फा 1 से ऑलवेज क्या होगा छोटा होगा, ये चीज तो आपको पक्का है। अब देखो अल्फा 1 से छोटा होगा, बीटा क्या हो रहा है अल्फा से बड़ा निकल रहा है,
और बीटा से क्या हो रहा है, गामा बड़ा हो रहा है। इसका मतलब इस रिलेशन से ये फाइंड आउट हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो करंट गेन होगा वो आपका क्या होगा, गामा होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा, गामा होगा, कि गामा का वैल्यू सबसे ज्यादा है। गामा के बाद कौन होगा, बीटा होगा, और बीटा के बाद कौन होगा, अल्फा होगा। इसका मतलब है ये रिलेशन आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा करंट गेन जो होगा वो गामा होगा। तो मतलब अल्फा सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा आपका बीटा होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा, गामा होगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये सीरीज आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि कौन सबसे ज्यादा बड़ा है, तो गामा सबसे बड़ा होगा, उसके बाद बीटा होगा, और सबसे कम क्या होगा, अल्फा होगा। तो सबसे छोटा करंट गेन होगा अल्फा, और सबसे बड़ा करंट गेन होगा गामा, और मिडिल में जो होगा वो क्या होगा, बीटा होगा। अब रही मुद्दा कि आप तो बता दिए कि अल्फा सबसे छोटा होगा और गामा सबसे बड़ा होगा। अब मेरे को बताओ कि अल्फा किस कॉन्फ़िगरेशन से आता है, ये मेरे को बताओ। अल्फा किस कॉन्फ़िगरेशन से आता है, ये मेरे को बताओ। अब देखो ये अल्फा क्या होगा, अल्फा सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा बीटा होगा, और सबसे बड़ा कौन होगा, गामा होगा। ये चीज तो आपको बता दी है, ठीक है। ये चीज तो आपको बता दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब समझो बात को कि अल्फा का वैल्यू क्या होता है। अल्फा का वैल्यू अभी आपको बताएं कि IC बटा क्या होता है, आई होता है। और ये किस कॉन्फ़िगरेशन से आता है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से आता है। बीटा का वैल्यू अभी बताएं, क्या बोले, IC बटा क्या होता है, IB होता है। ये किस कॉन्फ़िगरेशन से आता है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन से आता है, याद रखोगे। गामा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, I बटा क्या हो जाता है आपका, IB होता है। ये किस कॉन्फ़िगरेशन से आता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन से आता है। यदि आपसे पूछे कि किस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन सबसे कम होता है, तो अल्फा किस में आता है, कॉमन बेस में आता है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपका करंट गेन सबसे कम होगा। मिडिल में किसका होगा, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का होगा, क्योंकि बीटा आपका कॉमन इमीटर में आता है। और सबसे ज्यादा करंट गेन किस में होगा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में होगा, क्योंकि गामा आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है कि कॉमन बेस का करंट सबसे कम होगा, और कॉमन कलेक्टर का करंट सबसे ज्यादा होगा। कॉमन इमीटर का करंट जो होगा वो क्या होगा, करंट गेन मॉडरेट होगा, मिडिल में होगा। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये करंट गेन का क्या है, सीरीज है, कि करंट गेन को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ये आपका करंट गेन है, ये आपका क्या है, करंट गेन का सीक्वेंस है, कैसे आप सीक्वेंस को सजाओगे, ठीक है। अल्फा से बड़ा बीटा, बीटा से बड़ा गामा। अल्फा आता है कॉमन बेस में, और बीटा आता है कॉमन इमीटर में, और गामा आता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है किस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जो करंट गेन होगा कॉमन कलेक्टर में होगा, सबसे कम कॉमन बेस में होगा, मॉडरेट किस में होगा, कॉमन इमीटर में होगा। तो आपसे पूछेगा कि हाईली करंट गेन, हाईली करंट गेन जो होगा CC कॉन्फ़िगरेशन में होगा, और लो करंट गेन जो होगा वो आपका क्या होगा, CB कॉन्फ़िगरेशन से होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये चीज पूरा डिटेल में बता दी। ये आपको क्या करना है, प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लेना है। यहां तक आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे इसका अनदर टॉपिक्स को, ठीक है, इसी में जो अनदर टॉपिक्स है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम स्टूडेंट।